Hello everyone, welcome to Abhyarti IAS, day 19 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. The Solar Terrestrial Relation Observatory mission, which is also known as STEREO mission, was launched by the European Space Agency, CNES, China National Space Administration, or National Aeronautics and Space Administration. And the answer is D, that is नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम नासा भी बोलते हैं, इसने लॉन्च किया था सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशन ऑब्जर्वेटरी विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्टीरियो मिशन। बेसिकली ये स्टीरियो मिशन नासा ने क्यों लॉन्च किया था? इन ऑर्डर टू स्टडी द सन्स बिहेवियर, एंड ये स्टीरियो मिशन सन को ऑर्बिट करेगा in a similar fashion as the earth is orbiting the sun, and this mission will provide a stereoscopic view of the sun. स्टीरियो ए एंड स्टीरियो बी स्पेसक्राफ्ट इसमें लॉन्च किए गए थे इन 2006 फ्रॉम केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसने अपने पहला अर्थ फ्लाई बाय किया ऑन अगस्त 2023, ऑलमोस्ट 17 ईयर आफ्टर इट्स लॉन्च विच वाज इन 2006। तो बेसिकली इसमें जो स्टीरियो ए एंड स्टीरियो बी ये दोनों स्पेसक्राफ्ट हैं, दे वर पोजिशन्ड इन 180 डिग्री अपार्ट ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सन। मतलब कि दिस मीन्स दैट कि अगर सन हमारा यहाँ पे प्लेस्ड है तो इसके 180 डिग्री मतलब एक स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे होगा एंड दूसरा स्पेसक्राफ्ट विल बी प्लेस्ड हियर, एंड ये स्पेसक्राफ्ट सन को ऑर्बिट करेंगे जैसे कि अर्थ हमारा ऑर्बिट करता है सन को। तो बेसिकली ये सन के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। इसमें स्टीरियो ए जो है इट इज़ पोजिशन्ड इन फ्रंट ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, एंड स्टीरियो बी ये थोड़ा सा अर्थ के ऑर्बिट के पीछे है। स्टीरियो मिशन का जो पहला फ्लाई बाय हुआ अर्थ से, मतलब इसने अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस किया, तो इसकी वजह से क्या है कि इट विल हेल्प इन कोलैबोरेटिंग विद अदर नासा मिशंस नियर अर्थ। मतलब कि जो नासा के और भी मिशन हैं अर्थ के पास में, उसके साथ कोलैबोरेट करके बेसिकली डाटा कलेक्ट करने में ये हेल्प करेगा, जैसे कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो एंड सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी एसडीओ, एंड इनके साथ ये कोलैबोरेट करके इस मिशन का मेन एम ये है कि जो स्पेसक्राफ्ट की स्टीरियो विजन है उसको मैक्सिमाइज करके एंड उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करके सोलर फीचर्स जो हैं उनको उनके डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट डिस्टेंसेस से ऑब्जर्व करना, ताकि सन के रिलेटेड जो अदर वेरियस इवेंट्स होते हैं जैसे सन स्पॉट्स होते हैं, तो उनमें आइडेंटिफाई कर पाना कि कौन से एक्टिव रीजन्स हैं विच आर अंडरलाइंग द सन स्पॉट, एंड ऑल्सो टू अनकवर 3D इंफॉर्मेशन अबाउट द सन स्ट्रक्चर। इस मिशन की हेल्प से एक नई थ्योरी जो अभी डेवलप की जा रही है विद इन द साइंटिफिक सर्कल्स की, एक जो कोरोनल लूप्स होते हैं और जाइंट आर्चेस होते हैं विद इन द सन, जो कि सन के क्लोजअप इमेजेस में काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो ये थ्योरी टेस्ट की जा रही है कि वो शायद ऑप्टिकल इल्यूजन्स हो सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टीरियो मिशन है इट विल हेल्प इन gathering all the credible data to support or either negate this theory. Next question. With reference to the superconductivity, consider the following statements. Superconductors allow current to flow without resistance only below absolute zero temperatures. Germanium was the first material discovered to have superconductive properties. Spectroscopic effect refers to expulsion of magnetic field from the interior of material that is in process of becoming a superconductor. How many of the above statements are correct? And the answer is D, that is none of the statement is correct. So there was an article in the Hindu which discussed about the ways to check if a material is a superconductor or not, and it basically mentioned 4 steps in order to check this. So statement 1 is not correct क्योंकि जो superconductors होते हैं they allow the current to flow without resistance but only at a very low temperature. अब superconductivity की एक प्रॉब्लम होती है कि जब से superconductivity को ऑब्जर्व किया गया है, मतलब सबसे पहले ये ऑब्जर्व हुई थी इन 1911, तब से इसको सिर्फ वेरी लो टेम्परेचर पर ही ऑब्जर्व किया गया है। मतलब कि ऐसे लो टेम्परेचर विच आर समवट वेरी नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, जो कि होता है 0 डिग्री केल्विन और -275.15 डिग्री सेल्सियस। ऐसे जो लो टेम्परेचर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो हमारे वायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कूल हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से जो कोल्ड टेम्परेचर बनता है, मतलब अगर वायर्स में से करंट पास कर रहा है तो उनको रेजिस्टेंस देने के लिए काफ़ी लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं जो कोई भी मटेरियल होता है उसको। तो उस टेम्परेचर पे क्या होता है कि वायर में जो करंट को फ्लो करने में रेजिस्टेंस आती है, रुकावट आती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, एंड वहाँ पे करंट बिल्कुल ही स्मूथली फ्लो करता है।
टर्म जो सुपर कंडक्टिविटी है, अगर आप इसको बड़े ही साइंटिफिक वे से और बिल्कुल इसको लेमन लैंग्वेज में समझना चाहे तो मतलब कि कोई एक ऐसा मटेरियल है, मतलब जिसकी कंडक्टिविटी मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड उसमें रेजिस्टेंस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन के पासेज में जो रुकावट होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है या फिर क्लोज टू नेग्लिजिबल है। अब हर एक डिफरेंट मटेरियल को सुपर कंडक्टिव मटेरियल बनाने के लिए उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कूल डाउन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो कॉपर है उसको नियर एब्सोल्यूट जीरो जो हमने पढ़ा कि होती है -275 डिग्री सेल्सियस उस पे जाके कूल डाउन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक इट सुपर कंडक्टिव। दूसरे अदर मटेरियल्स जैसे कि लेड एंड सम अलॉयज ऑफ टाइटेनियम दे बिकम सुपर कंडक्टिव एट -243 डिग्री सेल्सियस। बट रिसेंट ईयर्स में ये डिस्कवरी भी की गई है कि कुछ ऐसे सुपर कंडक्टिव मटेरियल भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे ही सुपर कंडक्टिविटी के प्रॉपर्टीज दिखाने लग जाते हैं। बट फिर भी स्टिल ये जो टेम्परेचर है जैसे हमने बात की थी कि -273 डिग्री सेल्सियस को अगर हम करें तो वो सुपर कंडक्टिव हो जाता है मटेरियल। बट स्टिल जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है तो उसमें देखा गया कि -100 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज को जनरेट कर पाते हैं। बट स्टिल अभी भी ये माइनस में है टेम्परेचर तो मतलब अभी भी काफ़ी लो टेम्परेचर है और इसके लिए काफ़ी एक्सट्रीम प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो जो सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज हैं वो उभर के बाहर आ पाए। 2019 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साइंटिस्ट ने ये डेवलप किया कि जो नैनो पार्टिकल का सैंपल था उनका जिसमें उन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर कंपोजिट मटेरियल को डेवलप किया था, उसने सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको 13 डिग्री सेल्सियस पे ही शो करना स्टार्ट कर दिया एंड ये भी अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड फर्दर उन्होंने ये भी रिवील किया कि ये जो सेम मटेरियल है नैनो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंपोजिट मटेरियल, ये सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टीज हैं इसको 13 डिग्री से भी हायर टेम्परेचर पे भी शो करने में कैपेबल है। मतलब ये 13 डिग्री से अप टू 75 डिग्री सेल्सियस तक सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। तो इसमें स्टेटमेंट वन इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें दिया हुआ था कि सुपर कंडक्टर्स अलाउ करंट टू फ्लो विदाउट रेजिस्टेंस ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तो ये निगेट हो गया क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि साइंटिस्ट ने इसको 13 डिग्री सेल्सियस और 75 डिग्री सेल्सियस तक ऑब्जर्व किया है सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टीज को। तो लाइकवाइज स्टेटमेंट नंबर टू इज ऑल्सो नॉट करेक्ट क्योंकि मरकरी ऐसा पहला मटेरियल था जिसने सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टीज को शो किया था एंड मरकरी में ये जो सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टीज देखने को मिली थी ये मिली थी -270 डिग्री सेल्सियस में। 1911 में हाइके कैमरलिंग ऑनस इन्होंने डिस्कवर किया था सुपर कंडक्टिविटी इन मरकरी। अदर जो मटेरियल्स हैं जो कॉमनली सुपर कंडक्टर्स की तरह यूज होते हैं वो होते हैं लेड, एल्यूमिनियम, टिन, नियोबियम एंड सेवरल अदर जिन्होंने सुपर कंडक्टिविटी दिखाई है एट वेरियस कंपेरेबल टेम्परेचर्स जिनको क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहा जाता है। 2005 में एक अलॉय बनाया गया था जर्मेनियम, यूरेनियम एंड रोडेनियम का जो पहला सेमी मेटेलिक मटेरियल बना था टू बिकम सुपर कंडक्टर। तो दैट इज वाई स्टेटमेंट टू हमारा इनकरेक्ट हो जाए क्योंकि हमें स्टेटमेंट टू में दिया गया था कि जस्ट अ सेकेंड कि जर्मेनियम वाज द फर्स्ट मटेरियल टू डिस्कवर। तो अभी हमने पढ़ा कि जर्मेनियम तो था नहीं, इट वाज मरकरी। जर्मेनियम क्या था? पहला अलॉय था। मोर ओवर स्टेटमेंट थी भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो तो जब भी कोई मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है तो हमने पढ़ा है कि उसमें चार चेंजेस आते हैं मटेरियल में। सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब कि उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जीरो रेजिस्टेंस पे उसमें फ्लो करेगा जब तक कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो बिलो क्रिटिकल वैल्यू मेंटेन रहे। तो इस एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने का जो एक तरीका है वो होता है मेसनर इफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी मैग्नेट प्लेस कर दोगे विद इन द सुपर कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द मटेरियल तो वो जो मैग्नेट है वो मटेरियल जो है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल वो उसको दूर पे पुश कर देगा। और टाइप टू सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सुपर कंडक्टर जो कि ट्रांजिशन करते हैं विद इन अ मिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग एज वेल एज अ नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट इन ऑर्डर टू बिकम फुली सुपर कंडक्टिंग। मतलब कभी वो तो सुपर कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं और कभी नॉन सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं और ऐसे ही इन्हीं स्टेट्स में से होते होते दे बिकम सुपर कंडक्टर्स। तो ऐसे टाइप टू जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना ये पूरी तरह मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल नहीं करते बट ये थोड़ा उसमें रुकावट पेश करते हैं ताकि ये सुपर कंडक्टर के जो मटेरियल है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास ना करे। अब इस फिनोमेना को कहते हैं फ्लक्स बाइंडिंग।
अब जो तीसरा फिनोमेना इसमें देखने को मिलता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इफेक्ट। तो ऐसे जो सुपर कंडक्टर होते हैं ना, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है वो ड्रास्टिकली चेंज करती है एट द सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? सपोज किसी भी मटेरियल में हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो होती है इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट मटेरियल। जैसे ही जो मटेरियल ट्रांजिशन करता है सुपर कंडक्टिव स्टेट में, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है वो गिर जाती है। तो इसकी वजह से थर्मोडायनेमिक इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही अगर उस मटेरियल को आप फिर से वार्म करोगे, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके आओगे, तो वैसे ही उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है वो जंप कर जाती है। एंड चौथा इफेक्ट जो हमें सुपर कंडक्टिविटी के साथ देखने को मिलता है, इट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक इफेक्ट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन द सुपर कंडक्टिव मटेरियल होते हैं, दे आर फोरबिडन फ्रॉम अटेनिंग सर्टेन एनर्जी लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। The excess buildup of iron in body can damage the liver. This is genetic, but some may also acquire it through blood transfusion. Certain blood problems, liver disease or binge alcoholism. Type 1 of this disorder is the leading cause of iron overload disease and quite common. The above mentioned lines refer to which of the disease given below: hepatitis C, hyperoxaluria, Wilson's disease, या फिर hemochromatosis. And the answer is D, hemochromatosis. Hemochromatosis, it is a rare genetic disease जिसमें ऑर्गन डिसफंक्शन करने लग जाते हैं। बेसिकली हीमोक्रोमेटोसिस को ब्रॉन्ज डायबिटीज भी कहा जाता है। एंड ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है विच थ्रेटन्स द हेल्थ ऑफ इफेक्टिव इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है कि आयरन का ओवरलोड होने की वजह से बॉडी में सिवियर ऑर्गन डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। दिस हेल्थ कंडीशन इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसमें पहली होती है हेरिडिटरी हेमोक्रोमेटोसिस, द सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस। Type 1 of this disorder is also the leading cause of iron overload disease and ये काफ़ी quite common है। तो बेसिकली इस डिसीज में जो आयरन ओवरलोड होगा वो अपने लीवर को इफेक्ट करता है पेशेंट के। एंड जो लीवर होता है उसका कलर चेंज होकर ऐसा ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। अब हेरिडिटरी ह्यूमोक्रोमेटोसिस में होता क्या है कि एक बॉडी की नेचुरल एबिलिटी होती है ना कि आयरन या कोई और अदर मिनरल उसको रेगुलेट करने की, या आप कितना उसको ले रहे हैं तो उसको रेगुलेट एंड उसके प्रॉपर एक्सक्रीशन की। बट हेरिडिटरी ह्यूमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि बॉडी की जो आयरन अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है वो बिगड़ जाता है। बॉडी बड़ा ही रिलेंटलेसली जितना भी उसको आयरन दोगे वो अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से आयरन बिल्डअप हो जाता है बॉडी में। तो जब एक्सेस आयरन बिल्डअप हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, पहले तो ये इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब इवेंचुअली ये इन्फिल्ट्रेट करता है वाइटल ऑर्गन्स में, जैसे कि लीवर, पैनक्रियास, हार्ट, थायराइड, जॉइंट, स्किन या फिर गोनाड्स या फिर पिट्यूटरी में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आयरन डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है एंड ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें लीवर सिरोसिस, हार्ट फेलियर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ये आम प्रॉब्लम विद द आयरन अब्जॉर्प्शन इन हीमोक्रोमेटोसिस ये स्टार्ट हो जाती है। अब सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है? इट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि जैसे फ्रीक्वेंट अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवाते हैं या फिर एक्सेसिव आयरन सप्लीमेंट लेते हैं या सर्टेन कोई आपको मेडिकल कंडीशन होगी है, तो एक्सटर्नल फैक्टर इसमें सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस में ज़्यादा प्ले करते हैं। इसमें जो आयरन की अकोमुलेशन होती है इट इज़ वेरी सिमिलर, तो ऑर्गन फेलियर तो वैसे ही सिमिलर होगा, है ना। इसमें जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं दोनों ही हेरिडिटरी और सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस को डील करने के लिए, सबसे पहले तो थेरेप्यूटिक फ्लेबोटमी होती है, जिसमें क्या होता है कि रेगुलर जो ब्लड रिमूवल किया जाता है ताकि उसमें जो आयरन का लेवल है रिड्यूस किया जा सके। मोरोवर आयरन किलेटिंग मेडिकेशन होती हैं जो कि हेल्प करती हैं आयरन के ओवरलोड को मैनेज करने के लिए। एक्सेसिव अगर आप अल्कोहल इनटेक कर रहे हो या फिर वायरल हेपेटाइटिस है, इट कैन एक्सेलरेट द इफेक्ट ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस, तो वो आपके लीवर और पैनक्रिया को इफेक्ट करेगा। तो हीमोक्रोमेटोसिस भी अगर आपको हो चुका है तो उसमें क्या होगा कि लीवर एंड पैनक्रियाटिक टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो फ्लेबोटमी जो होती है इट इज़ अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी हेमोक्रोमेटाइसिस, जिसमें जैसे कि हमने पढ़ा कि फ्लेबोटमी में एक्सेस जो ब्लड होता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो एक्सेस आयरन ओवरलोड हो रहा है उसको भी इजिली रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to Chandrayaan 3, consider the following statements. It is a fully indigenous mission. No country except India has successfully landed a spacecraft on the moon's south pole. Which of the statements given above are correct? And the answer is B. That is, none of the statement is correct.
चंद्रयान 3 इज नॉट अ फुली इंडिजिनियस मिशन क्योंकि चंद्रयान 3 में बेसिकली एक इंडिजिनियस लैंडर मॉड्यूल है, propulsion module and a rover जो कि लैंड किया गया था नियर द साउथ पोल ऑफ द मून एट 70 डिग्री लैटिट्यूड। चंद्रयान 3 के लैंडर में जो लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे यूज किया गया था उसको डेवलप किया गया था इन कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड इसरो। तो इसकी वजह से स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि स्टेटमेंट 1 में दिया गया था कि फुली इंडिजिनियस है, बट ये जो LRA है इसको डेवलप किया गया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ नासा। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे इट हेल्प्ड इन डिटरमाइनिंग द चंद्रयान्स ऑर्बिटल पोजीशन जो कि हेल्प करेगा इन रिवीलिंग वेरियस अदर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द मून्स डायनामिक एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज जो ग्रेविटेशनल अनोमलीज हमें मून के सरफेस पे देखने को मिलती हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज इंडिया पहली कंट्री तो है जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है ऑन मून साउथ पोल, बट ये फोर्थ कंट्री है जिसने मून के सरफेस के ऊपर लैंडिंग की है। USA, रशिया एंड चाइना इन तीनों ने पहले ही मून के सरफेस पे लैंडिंग की हुई है। अगर साउथ पोल की बात करें तो इंडिया पहली कंट्री है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की है, बट यूनाइटेड स्टेट्स इट इज ऑल्सो द सेकेंड कंट्री जिसने मून के साउथ पोल पे लैंडिंग की है विद इन द 6 मंथ आफ्टर इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन जब लैंड किया था। USA का ओडिसियस लैंडर इसने लैंड किया है नियर द साउथ पोल। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि इंडिया इज द सोल कंट्री that no other country except India has successfully landed on the moon south pole, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा कि यूएसए ने आफ्टर 6 मंथ इंडिया के चंद्रयान मिशन 3 के बाद लैंड किया ऑन द साउथ पोल। जो यूएसए की मून के साउथ पोल पे लैंडिंग हुई इट वाज प्लान्ड एट क्रेटर जिसको मालापाच ए नाम दिया गया है ऑन द मून साउथ पोल। ओडिसियस लैंडर को लैंड किया गया था अंडर द अनक्रूड IM-1 मिशन which was launched on a Falcon 9 रॉकेट जिसको कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द अस्त्र मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। द मिसाइल हैज ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी। द मिसाइल is designed to engage and destroy highly maneuvering supersonic aircraft. How many of the statements given above are correct? And the answer is B. That is only statement number 1 is not correct. Statement number 2 and 3 are correct. तो रिसेंटली अस्त्र मिसाइल को फुली इंटीग्रेट किया गया था उन Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट पे एंड ऑल्सो इट वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। स्टेटमेंट 1 इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि अस्त्र एक इंडिजीनियस स्टेट ऑफ द आर्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इन द क्वेश्चन वी वर गिवन दैट इट इज सरफेस टू एयर मिसाइल विच वुड बी इनकरेक्ट। ये एयर टू एयर मिसाइल है। मैं आपको ना एक छोटा सा हैक बताती हूँ। ये जो मिसाइल्स के कंफ्यूजिंग नेम होते हैं ना, हमें याद नहीं रहता कौन सी एयर टू एयर मिसाइल है कौन सी सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो इसका मैं एक इजी हैक बताती हूँ आपको। अस्त्र जैसे नाम है ना, आपको पता अस्त्र अस्त्र बताओ तो इसका मतलब ये संस्कृत का शब्द है। पहले जो लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें अस्त्र चलाते थे जो कैसे ट्रेवल करता था, वो हवा से ही ट्रेवल करता था, मतलब वो एयर से एयर में ही ट्रेवल करता था। अब जैसे आकाश है, आकाश मिसाइल जो है आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये आकाश में मतलब स्काई में उड़ेगी। तो आप इसको उड़ाओगे कहाँ से? आप इसको सरफेस से ही उड़ाओगे ना, तो सरफेस से स्काई में उड़ेगी तो सरफेस टू एयर मिसाइल होगी। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही पृथ्वी मिसाइल देखें या फिर आप अग्नि मिसाइल देखें तो उसका भी आप हैक बना सकते हैं कि पृथ्वी मतलब ये सरफेस टू सरफेस चलेगी और अग्नि मतलब क्योंकि आग तो सरफेस पे ही लगती है ना, तो मतलब अग्नि का मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइल होगी। इन सब चीज़ों को ना अगर हम इजी वे से याद करेंगे ना तो हो जाते हैं बड़े आराम से याद, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो हम अस्त्र की बात कर रहे थे, तो अस्त्र क्या हो गया? ये हमारा एयर टू एयर मिसाइल होगा। इट कैन एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एरियल टारगेट। सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक ये क्या होते हैं? देखिए सबसोनिक क्या होता है? सबसोनिक होता है कि उसका जो स्पीड है वो मैक 1 से कम है, ठीक है। एंड सुपरसोनिक क्या होगा? मैक 1 से मैक 5 के बीच में जिसकी स्पीड होगी वो सुपरसोनिक होगा। ऐसे ही हाइपरसोनिक क्या होगा? हाइपरसोनिक मतलब मैक 5 से उसकी स्पीड ज्यादा है। तो अस्त्र मिसाइल की रेंज है ओवर 100 किलोमीटर एंड इट इज डिजाइंड टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एरियल टारगेट्स। अस्त्र बेसिकली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन पे ये वर्क करता है एंड इट हैज अ हाई सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी। एंड इसको डिजाइन एंड डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी
रिसर्च सेंटर इमारत एंड अदर DRDO laboratories ने मिलके. And this missile has all-weather day and night capability, and it can fly towards its target at a speed of over 5,555 km per hour. So this is all for today. Thank you for discussion. Please like our video and subscribe to Abhyarthi IAS.